जय हिंद एवरीवन, दिस इज सरी शर्मा। आपका पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला के इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। भाई आज फिर से देखो जीएमसीएच का हमारा रिजल्ट आया है और बहुत सारे रैंक होल्डर्स जो हैं इस प्लेटफॉर्म से निकले हैं इस एग्जाम में। और ऐसी ही एक रैंक होल्डर आज फिर से आप लोगों के सामने आने वाली है, जो अपनी सक्सेस स्टोरी लेके अपनी सक्सेस स्टोरी सुना के आप सभी बच्चों को जो है इंस्पायर करेगी आगे के अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो जानते हैं और हमारे साथ मौजूद हैं याचिका। याचिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस जो आपने ये सक्सेस हासिल की है, रैंक आप लेके आए हो जीएमसीएच एग्जाम में। थैंक यू मैम। तो याचिका, सब एस्पिरेंट्स जो है जानना चाहेंगे आपकी पूरी जर्नी। ठीक है, हम बिल्कुल स्टार्ट करने वाले हैं। तो शुरू से आप बताइए कि आपने नर्सिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कब स्टार्ट की थी? हम कॉलेज की जब एंडिंग हुई थी अभी स्टार्ट करी थी। मतलब अभी आपका कॉलेज एंड हुआ है और आपने स्टार्ट कर दिया था? यस क्या मैम। क्या ऐसा था कि कॉलेज टाइम से ही आप थोड़ा बहुत प्रिपेयर कर रहे थे? मैम कॉलेज टाइम पे हमारी ड्यूटी ज्यादा रहती थी तो फिर कॉलेज वाला तो क्लियर थे कॉन्सेप्ट, बट जो हमारा ये था कम्पिटिटिव वाला वो कॉलेज के बाद ही स्टार्ट किया था। ओके। तो याचिका, अभी सभी स्टूडेंट्स को पहले तो ये बताइए कि आप कहाँ से हैं और कैसे-कैसे आपने प्रिपरेशन की थी, हम सब जानेंगे। आप कहाँ से हैं और आपकी रैंक जो है क्या आई है, सभी को बताओ? मैम मैं हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हूँ और मेरी रैंक 121 है। ओके, ओके। और इसमें आपकी कैटेगरी रैंक भी आती है, तो कैटेगरी रैंक क्या रही है? मैम 11। 11। ओके, बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने जो है इसमें ये रैंक हासिल की है इसमें। तो अपनी प्रिपरेशन के बारे में बताओ और सबसे पहले ये चीज़ कि याचिका जो है हिमाचल प्रदेश से है, उन्होंने जीएमसीएच का एग्ज़ाम क्लियर किया है। तो अगर हम देखें तो जो आपका यहाँ पर सिटी रहने वाली है, आप आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल ये रहेगा कि आपको ज़्यादा दूर जो है स्टे नहीं करना पड़ेगा अपने घर से, है यस ना? मैम। हाँ, यस तो अपनी प्रिपरेशन के बारे में बताओ थोड़ा-सा, कैसे-कैसे स्टार्ट की? कितना टाइम लग गया आपको? टोटल कितना टाइम लग गया इस पूरी प्रिपरेशन को करने में? मैम मैंने इसी फ़ैब से जो ये बैच नाइटिंगेल रेगुलर 9 स्टार्ट हुआ था, वही मैंने बाय किया था और उसी से मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तो अभी जितना सिलेबस हुआ था मैंने बस वही पढ़ा था और जो उसके नोट्स थे मैंने वही रिवाइज़ किए थे। उसके अलावा मैंने थोड़े से टारगेट हाइट के क्वेश्चंस किए थे, बट बाकी जो ऑल जो कंटेंट है वो मैंने जो टीचर्स के नोट्स थे वही से पढ़ा था। ओके, तो अपनी थोड़ी-सी स्ट्रैटेजी के बारे में कि आपने सेल्फ स्टडी भी की होगी इंक्लूड, तो सेल्फ स्टडी कितना रहता था? मतलब लेक्चर नोट्स वगैरह और लेक्चर से आप पढ़ते हो, यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह आप देखते हो, इसमें आपको सेल्फ स्टडी का कितना टाइम मिल पाता था जो आपने स्टार्ट किया था? स्टार्टिंग में तो नहीं मिल पाता था, पर जैसे बीच में कुछ क्लासेस कम होती थी, तो उस दिन के नोट्स बना के अगले दिन सुबह उठ के मैं पहले पिछले नोट्स को थोड़ा पढ़ लेती थी। ओके। नेक्स्ट स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा-सा रिवाइज़ कर लेती थी, फिर नेक्स्ट स्टार्ट करती थी। तो जो पिछले नोट्स थे उसको फिर ऐसे रिवाइज़ करते थे और जो वीकेंड में थोड़ा-सा जो पूरा नोट्स होता था, उसको पढ़ लेती थी एक बार बस। मतलब रिवीज़न आपने अच्छे से की, जितना पढ़ाया जाता था, जितना आप एक बार पढ़ते थे, उसमें फिर वो मैं रिवीज़न। पढ़ लेती थी। यस मैम। ओके, ओके, तो ये बहुत अच्छी बात है और अगेन हमारे सामने एक ऐसी स्टोरी है, सक्सेस स्टोरी है जिसमें आप देखेंगे कि रिवीज़न का जो रोल है, सबसे बड़ा है इसके अंदर, ठीक है? अच्छा, आपने सिलेबस कंप्लीट कवर किया था? नो मैम, मैम मेरा सिर्फ़ जो मई तक सिलेबस कंप्लीट हुआ था ऐप पे वही मैंने पढ़ा था। हुँ। उसके अलावा मैंने कुछ मेन टॉपिक्स थे जो मैंने कवर किए थे और उसके अलावा नहीं। मतलब जितना अभी तक कंप्लीट हुआ है 70% तक उतना ही कंप्लीट किया था। हाँ, मतलब एक स्मार्ट स्टडी से मतलब 100% हमारा हम कभी भी कंप्लीट कवर नहीं कर सकते हैं, ठीक है? यस उसमें मैम। आप जितना कवर करते हो उसको अच्छे से बहुत अच्छे से कवर करना बहुत ज़रूरी होता है, जो याचिका ने भी सेम स्ट्रैटेजी जो है फ़ॉलो की थी। और इसमें आपकी और सबसे बड़ा रोल किस चीज़ का था? लाइक टेस्ट सीरीज़, मॉक टेस्ट, आपने जो एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस किए? मैम मैंने टेलीग्राम से ही किए थे एमसीक्यू प्रैक्टिस से। मैंने टेस्ट सीरीज़ बाय करनी थी नॉटसेट के लिए, बट उससे पहले ही रिज़ल्ट आ गया तो बाकी मैम मैंने टारगेट हाई से क्वेश्चन किए थे। उसके ओके। अलावा जो डीपीपीज़ मिलती थी नोट्स के बाद, लेक्चर के बाद मैं वो जो थी वो करती थी साथ में जब लेक्चर खत्म होता था। हुँ।
तो एक जैसे आप थ्योरी पढ़ते हो, थ्योरी में आपने कॉन्सेप्ट्स अपने बिल्ड कर लिए, बेसिक्स आपने क्लियर कर लिए, तो आप जब उसके बाद क्वेश्चन्स को प्रैक्टिस करने जाते हो तो उसमें आपको एक चेंज तो लगता होगा कि अगर मैं यस मैम। आज इसको यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं करती तो शायद पेपर में ना कर पाती। यस मैम, क्योंकि मैम जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े से लेवल अप होता है उनका, जो हमारी बेसिक थ्योरी होती है तो उसको अप्लाई करना पड़ता है। तो बिल्कुल। उसके लिए थोड़ा-सा फिर जो वहाँ पे भी कुछ पॉइंट होता है तो फिर वो भी मैं नोट कर लेती थी कि यहाँ पे क्वेश्चंस में कुछ अलग पॉइंट आ रहा है। हुँ। हाँ, तो वो बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, जब यस आप मैम। कोई मॉक वग़ैरह लगाते हो या मॉडल टेस्ट पेपर या किसी बुक से या फिर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ से, तो उसमें आपका स्कोर क्या इम्प्रूव हुआ स्टार्टिंग में जितना रहता था, उसके बाद जैसे-जैसे यस मैम। आपका एग्ज़ाम नज़दीक आया? मैम पहले तो नेगेटिव बहुत ज़्यादा होते थे, पर जैसे-जैसे फिर वो मेन-मेन टॉपिक थे, फिर उनकी थोड़ी-थोड़ी जो बेसिक कांसेप्ट मैंने क्लियर किया था, तो उसका मेरा थोड़ा-थोड़ा नेगेटिव आना कम हुआ था। इतने ज़्यादा भी कम नहीं हुए थे नेगेटिव आना, हुँ। बट जो स्टार्टिंग थी, उससे थोड़ा कम हो गया था। हुँ, वैसे हुँ। भी नेगेटिव आ जाते हैं क्योंकि 50-50 वाला जो होता है ना, उसमें थोड़ी कन्फ्यूज़न रहती है। तो अभी बस उसी पे ही वो था कि ये 50-50, क्योंकि हमें पता होता है कि 4 में से 2 ऑप्शंस तो गलत ही हैं। पर जो 2 ऑप्शन कन्फ्यूज़िंग होते हैं, उनमें से प्रायोरिटी सेट करना थोड़ा टफ हो जाता था, इसलिए क्वेश्चन गलत होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। देखो टेस्ट सीरीज़ में ना जो भी बच्चा टेस्ट सीरीज़ देने बैठता है, कभी भी वो ये फेस नहीं करेगा कि आपने चलो स्टार्टिंग में बहुत सारी मिस्टेक्स हो रही हैं, वो इम्प्रूव होती हैं। कभी भी आपको हुँ, 100% स्कोर नहीं देखने को मिलता है क्योंकि उसमें नई-नई चीज़ें क्योंकि इतना सारा सिलेबस है, वाइड सिलेबस है, तो आपको नई-नई चीज़ें जो हैं उसमें देखने को मिलती हैं कि अब नए टॉपिक से क्वेश्चन आ गया तो उसकी वजह से मेरा स्कोर कम चला गया। बट यस, टेस्ट सीरीज का मकसद ही होता है कि जो नई चीजें जो गलत आप कर रहे हैं वो जब आपके सामने आप फेस कर रहे हो तो उनको जो है इम्प्रूव करो उनकी डिटेल्ड एनालिसिस करो ताकि उस टॉपिक से रिलेटेड वापस से आपके एग्जाम तक या बीच में कोई टेस्ट सीरीज टेस्ट में अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है तो तब वो गलत ना हो इसका मेन पर्पस जो आपकी टेस्ट सीरीज का यही रहता है और जरूरी नहीं है देखो पेपर जो आपका बन के आता है देन आपने जितना पढ़ लिया है टेस्ट सीरीज में आपने जितना प्रैक्टिस कर लिया है मैक्सिमम पोर्शन आपको जो है फिर वहां से देखने को मिलता है ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि नई चीजें जो आपकी नई नई टेस्ट सीरीज में आ रही है वही आपको फिर पेपर में भी नया कुछ देखने को मिले आप पहले ही उससे रूबरू हो चुके होते हैं ओके याचिका आपने इसके अलावा जीएमसीएच के अलावा कोई एग्जाम दिया है नो मैम। ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था यस मैम। तो जीएमसीएच में कॉलेज से निकलते ही याचिका ने एक सीरियस प्रिपरेशन की, ठीक है? और पहले ही अटेम्प्ट में जो है उन्होंने अपना गोल, अपना टारगेटेड गोल जो है वो अचीव कर लिया है। ओके, तो इसके बाद प्लान है कुछ आगे और किसी एग्ज़ाम को टारगेट करने का जॉब के साथ-साथ? मैम अभी अ, देखूँगी, मतलब वैसे बाकी जो भी कॉलेजेस हैं, वो हमारे घर से काफ़ी दूर हैं। और तो अभी मैम देखूँगी, अब घरवालों से बात करूँगी, मतलब सोचा तो है मैंने कि आगे मैं करूँगी टेस्ट वग़ैरह, बट अभी इसका हो जाए एक बार पूरी प्रोसेस, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, आप अगर टारगेट करते भी हो अगर नहीं भी करते हो तो आपको एक ऐसी जॉब मिल गई है जो जिसने आपको काफ़ी स्टेबल कर लिया है करियर में और आप जो है सेटल्ड हो गए हो। तो बहुत अच्छी बात है आपने जो ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अचीव किया है और बहुत सारे स्टूडेंट्स देखो प्रिपरेशन के दौरान आपने कुछ चीज़ें ऑब्ज़र्व की होंगी कि मुझे ये मिस्टेक्स जो हैं मैं अवॉइड कर सकती थी। आपने पेपर में फेस किया होगा कि काश प्रिपरेशन के दौरान मैं जो है वो मिस्टेक्स ना करती या वो चीज़ें कि कुछ ऐसी चीज़ें कि आपने अगर कर ली होती, पेपर में जो आपको फ़ील हुआ हो, वो थोड़ा-सा स्टूडेंट्स को बताओ कि क्या है जो पहले से ही प्रिपेयर करके रखें अपना और कमी ना छोड़ें? मैम जैसे जो हमारे बेसिक टॉपिक होते हैं, हम उनको ऐसे ही ऊपर-ऊपर से पढ़ के छोड़ देते हैं, उनका हम डीप रिवीजन नहीं करते हैं। बिल्कुल, हम बिल्कुल। मेन जो बड़े-बड़े टॉपिक्स हो जाते हैं, पर कई बार पेपर के पैटर्न में बेसिक आता है और हम उनमें जो एक-एक पॉइंट होता है, उसमें कन्फ्यूज़ होते हैं। तो मैं यही सोच रही थी पेपर में कि अगर मैंने वो पॉइंट बिल्कुल अच्छे से याद कर लिया होता, मतलब पूरा रिवाइज़ करा होता, समझा होता, तो मुझे ये दिक्कत उस टाइम फेस नहीं करनी पड़ती। ये अभी जो याचिका ने बात बताई है मोस्ट रिलेटेबल है। मतलब ये चीज़ आपको मैं हमेशा भी बताती हूँ, आपके मेंटोर्स बताते हैं कि देखो आप किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो, हम ये सोचते हैं कि अरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल का कुछ पूछेगा, तो हम हुँ, केवल हाई लेवल पे और पता नहीं ऊपर-ऊपर से जो है चीज़ों को टारगेट करते हैं। लेकिन अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है बहुत सारा देखो पेपर का जो लेवल रहता है ना उसमें ईज़ी भी आते हैं, मॉडरेट भी आते हैं और टफ हर लेवल आपके क्वेश्चंस रहते हैं।
ठीक है? तो ईज़ी को टारगेट जब आप करते हो तो उसमें अगर टैकल करना है तो आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं डीपली आपके क्लियर होने चाहिए। बेसिक जो एक फाउंडेशन होती है, वो आपकी एकदम क्लियर होनी चाहिए। ठीक है? उसके बिना तो आप हाई लेवल का भी नहीं प्रैक्टिस कर सकते हो क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद ही प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ आप तभी कर पाते हो, तभी उसमें सक्सेस आप ले पाते हो। तो ये चीज़ जी, बहुत अच्छी आपने बताई है सभी स्टूडेंट्स को। और कोई जी। टिप्स जो बस एस्पिरेंट्स को मैम, दोगे? मुझे यही फ़ील हुआ था पेपर में कि जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, हम उनको बहुत लाइटली लेके छोड़ देते हैं कि ये तो ऐसे है, याद हो जाएगा या इसको हम इतना प्रैक्टिस नहीं करते हैं। बट वही चीज़ जो होती है, वो लास्ट में हमें वो मात खा जाते हैं, मतलब हम उन्हीं जगह पे जो है वो लैग कर जाते हैं। तो हमारा बिल्कुल। जो बेसिक है, जो मतलब माइनर-माइनर चीज़ें हैं, जो हम हॉस्पिटल में देखते हैं, हमारी वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। बाकी तो सारा सभी पढ़ते ही हैं, बस ये हुँ। चीज़ें जो होती हैं, वो हमारी कभी-कभी वो अ, लैग कर जाती हैं। ओके, ओके। एग्ज़ाम में जब आप के सामने क्वेश्चंस थे, तो सबसे ज़्यादा पोर्शन कौन से सब्जेक्ट से पूछा गया था जीएमसीएच में? मैम, जैसे कम्युनिटी थी, कुछ रिसर्च के क्वेश्चंस भी थे, बाकी जो मैम मिक्स क्वेश्चंस थे, ऐसा नहीं था कि एक पर्टिकुलर टॉपिक से ही जैसे थोड़ा मिक्स करके बनाया हुआ था और मेड सर्च भी थी और मैनेजमेंट के कुछ क्वेश्चंस भी थे। और जो हमारा क्लिनिकल पोर्शन था, उसमें तो हमारा जो काम हम हॉस्पिटल में करते हैं या फिर हमें जो नॉलेज होनी चाहिए, वही प्रायोरिटी वाइज़ पूछा गया था। ठीक है, तो उसमें आप का प्रैक्टिकल में हेल्प हुई मतलब आपको उससे? यस मैम, क्योंकि मैम हमारी बहुत ड्यूटीज़ लगती थी, तो उससे हाँ, थोड़ा हमें हेल्प हो गई इस चीज़ में। बिल्कुल, बिल्कुल। तो भई याचिका ने अपनी जी। स्टोरी बता दी है। अब बहुत सारे एस्पिरेंट्स आप में से जो है रिलेट कर पा रहे होंगे। अपनी आप जो तैयारी करते हैं, क्या-क्या मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी चाहिए, कैसे आपको अपने बेसिक्स पर जो है सबसे ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने थी, ठीक है? आपने खुद एक ऐसे सक्सेसफुल कैंडिडेट जो एक रैंक होल्डर हैं, जिन्होंने सक्सेस पाई है एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम में, ठीक है? उनके मुँह से उनकी ज़ुबानी सुनी है। तो आपको अब डिसाइड करना है कि नेक्स्ट अगर आपको यहाँ पर बनना है, अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाने के लिए आपको यहाँ पर प्रेज़ेंट रहना है, ठीक है? अपने घरवालों को, अपने मेंटोर्स को प्राउड फ़ील करवाना है, तो आपको जो है अपनी इतनी मेहनत करनी होगी, सीरियस होके जो है प्रिपरेशन करनी होगी, एक स्ट्रैटेजी बना के जो है तैयारी करनी होगी, ठीक है? तब आपकी सक्सेस को कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो थैंक यू सो मच याचिका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना थैंक यू एक्सपीरियंस मैम, सबके साथ शेयर करने के लिए थैंक यू। ठीक है, तो थैंक अब आपसे एक नई स्टोरी के साथ फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय-बाय, जय हिंद।